हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नर्सिंग ऑफिसर पर। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम 2026 सेकेंड शिफ्ट का PYQ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स क्या होता है, यानी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, लेकिन उसके साइकिल जो वो रेगुलर है। जब उसका एच एस जी हाई मतलब हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसके दोनों फैलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक है। तो अब मैनेजमेंट के लिए हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि HSG टेस्ट क्या होता है। यह एक एक्सरे टेस्ट है जिसमें यूट्रस में डाई इंसर्ट की जाती है। कई बार डाई डालते समय ट्यूब्स में अचानक से क्या हो जाता है, स्पासम आ जाती है जिससे एक्सरे में ट्यूब्स ब्लॉक दिखती है। ये एक फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए हम सीधे सर्जरी या IVF पर नहीं जाते। हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन करते हैं। इसमें पेट में छोटा कैमरा डालकर लाइव देखा जाता है और नीचे से मेथिलीन ब्लू नाम की नीली डाई डाली जाती है। अगर डाई ट्यूब्स के कोने से बाहर निकलती दिख जाए तो इसका मतलब ट्यूब्स ओपन है। ये फर्क जो आपका डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन होता है, ये इनफर्टिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनफर्टिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन होता है। अदर ऑप्शन क्यों गलत है? ऑप्शन बी जो है वो सीरम थायराइड फंक्शन टेस्ट फॉर इवोल्यूशन, ये थायराइड टेस्ट के लिए होता है। ऑप्शन सी जो है ये ट्यूब्स की इसमें क्या होता है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज को नहीं पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर ल्यूटियल फेज असेसमेंट, इसमें क्या होता है, ओवुलेशन चेक करने के लिए होता है, ये ट्यूब्स ब्लॉकेज को चेक करने के लिए नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी असेसमेंट के टाइम एक फीमेल को डायग्नोज हुआ है असरमन सिंड्रोम हुआ है। ये पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच दिस कंडीशन कॉज इनफर्टिलिटी, मतलब ये पूछ रहा है ये कंडीशन इनफर्टिलिटी का कारण कैसे बनती है, इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका ABCD। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, इंट्रा यूटेराइन एडहेशन प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। ये क्यों करेक्ट है, आपको इसके लिए आपको क्या है, असरमन सिंड्रोम को जानना होगा। असरमन सिंड्रोम क्या होता है? असरमन सिंड्रोम सिंपल सा है कि जो यूट्रस का इनर वॉल होता है वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, एडेशन हो जाते हैं। क्यों होता है ये, वो आपस में क्यों इकट्ठा होकर चिपक जाते हैं? अगर किसी महिला का बहुत ही हैवी D&C डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज हुआ हो, या यूट्रस में कोई सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि आपका जेनाइटल TB हुआ हो, तो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, और डैमेज होके उसके जो वाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। अब जब उसके वाल ही आपस में चिपक गए तो वहां पे क्या होगा, स्पेस ही नहीं बचेगा। जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो जो फर्टिलाइज एग है वहां आकर इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव होना इम्पॉसिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी रहेगा। ओके बच्चे, अदर ऑप्शन क्यों गलत है? असरमन सिंड्रोम का जो उसका संबंध है सर्विक्स की म्यूकस, ओवुलेशन या फैलोपियन ट्यूब से नहीं होता है। ये क्या है, ये यूट्रस की डिजीज है, ना कि ओवुलेशन, म्यूकस, फैलोपियन ट्यूब की डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन है। अगर कोई पेशेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, गंभीर एलर्जिक रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है तो एक नर्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट एंड पहली जो नर्सिंग की फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगी? इसमें क्या पूछा गया है कि एक पेशेंट है, उसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है, तो जो नर्स है वहां पे वर्क कर रही है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। क्यों इसका करेक्ट आंसर सी होगा? क्योंकि
एनाफाइलैक्सिस जो होता है एक मेडिकल इमरजेंसी है जो किसी मेडिसिन, कीड़े के काटने या फूड एलर्जी से अचानक होता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसके पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और सबसे डेंजरस बात यह है कि उसका जो लैरिंग्स होता है, उस मतलब एयरवे होता है, उसमें सूजन स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए नर्स का जो फर्स्ट या अप्रोप्रिएट एक्शन पूछा जाए तो क्या रहेगा कि एयरवे को पेटेंट यानी खुला रखना। इसके साथ ही कि डॉक्टर ने जो एपिनेफ्रिन को प्रिस्क्राइब किया तुरंत उसके आईएम रूट से थाई पर लगा देना। एपिनेफ्रिन का क्या काम है? एपिनेफ्रिन जो होता है ये ब्रोंकोडायलेशन या वेसोकंस्ट्रिक्शन का वर्क करता है और एपिनेफ्रिन जो होता है ये लाइफ सेविंग ड्रग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर सी रहेगा, मेंटेन ए पेटेंट एयरवे एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे एक ऑप्शन डी दिया है, एडमिनिस्टर ओरल एंटीहिस्टामाइन। जो हम अगर मान लो ओरल एंटीहिस्टामाइन देते हैं तो ये क्या करेगा? बहुत धीरे धीरे काम करेगा और इमरजेंसी में क्या रहेगा? इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए हम डी जो होगा एडमिनिस्टर ओरल एंटीहिस्टामाइन नहीं देंगे। फर्स्ट हमारा जो रहेगा सी रहेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है, जब एक नर्स किसी पेशेंट के साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टाइम उसकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को एक साथ मिलाकर समझती है, तो जो नर्स का प्राइमरी टारगेट क्या होता है? क्या जानने के लिए वो दोनों को असेसमेंट करती है? जो नर्स होती है उसका प्राइमरी एम क्या होता है? समझना कि उसके नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों को वो समझना चाहती है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, द पेशेंट मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। इसमें क्या होता है कि इसीलिए साइकोलॉजिकल नर्सिंग में इसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस चेक करना कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है? मरीज जो मुंह से बोल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस पे वही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट उदास मतलब सैड फेस बनाकर बैठा है और वो क्या बोल रहा है? आई एम वेरी हैप्पी, तो उसके वर्बल और नॉन वर्बल में तालमेल नहीं हो रहा है। इन दोनों को मिलाकर ही जो नर्स होती है वो पेशेंट के रियल मेंटल एंड इमोशनल स्टेट का सही अंदाजा लगा सकती है। तो इसमें क्या है कि जो सिंपल था इसमें यही है कि व्हेन ए नर्स कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल की, जब वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती है उसके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को एक साथ मिलाकर चेक करती है, उसका मेन एम यही होता है समझने का कि पेशेंट का मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस कैसा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि एक पेशेंट जस्ट एब्डोमिनल सर्जरी के बाद वार्ड में रिटर्न आया है। इसमें पूछा गया इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे रिस्पायरेटरी इंटरवेंशन कितने इफेक्टिव हैं, इसे इवैल्यूएट करने के लिए नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या है? यही है बच्चों कि एक पेशेंट है वो अभी अभी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद वार्ड में वापस आया है। तो इसमें क्या है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो रेस्पिरेटरी इंटरवेंशन होते हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो नर्स है उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा। इसमें इसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर, असेस द पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट को क्यों असेस करेंगे बेटा? क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद जो होता है पेशेंट जो जनरल एनेस्थीसिया और ओपियाइड पेन किलर्स को असर होता है। पेशेंट में क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया और ओपियाइड पेन किलर्स का असर होता है। ये जो दवाएं होती है क्या करती है? हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देती है, जिससे पेशेंट जो होता है वो डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाता और उसके जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते। इसलिए पेशेंट को वार्ड में आते ही सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके रेस्पिरेटरी रेट मतलब सांस की गति एंड SpO2 उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन को क्या करना है? चेक करना है, जिससे पता चले कि मरीज के जो लंग्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, असेस द पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या पूछ रहा है? इसमें यह पूछा गया है कि किसी हेल्थ एजुकेशन सेशन के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते समय नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंडिकेटर मोस्ट एक्यूरेटली शो करता है कि जो कम्युनिकेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है।
तो कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक सिंपल सा रूल होता है, जब तक सेंडर को रिसीवर से फीडबैक नहीं मिलता है कम्युनिकेशन अधूरा रहता है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, अगर सेशन खत्म होने के बाद वहां बैठे लोग खुद से आपने जो बताया उनको बताई हुई बातों को क्या करते हैं, अक्यूरेटली समराइज कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा कि उन्होंने आपकी बात को सिर्फ सुना ही नहीं है बल्कि उसको समझे भी हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेंट कैन एक्यूरेटली समराइज द मेन पॉइंट, मतलब कि आपने जो सेशन था आपका हेल्थ एजुकेशन का, उसमें आपने जो बताया उनको उन लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, और सुने ही नहीं उन लोगों ने उसको समझे भी हैं, ठीक है। तो वो जो फीडबैक आपको दे रहे हैं अक्यूरेटली समराइज कर पा रहे हैं, मतलब जो मेन बातें उसको अक्यूरेट दोहरा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका वो सेशन था वो इफेक्टिवनेस है, ठीक है बच्चों, सक्सेसफुल हो गया है। ओके एवरीवन, आज के लिए हम ये 6 क्वेश्चन ही रखेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।